नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, राज्यों को केंद्र के मुकाबले दोगुनी कीमत पर टीका देगा सीरम इंस्टीट्यूट। केंद्र ने निर्यात की दोगुनी ऑक्सीजन, इसलिए पैदा हुआ देश में संकट। प्रियंका ने कहा, सरकार आईएसआई से बात करने को तैयार, विपक्ष से नहीं। महाराष्ट्र में टैंकर लीक होने से ऑक्सीजन सप्लाई रुकी, 22 मरीजों की मौत। विकास दुबे मुठभेड़ में यूपी पुलिस को क्लीन चिट, आयोग को नहीं मिले सबूत। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर। 1 मई से 18 से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू होने से पहले सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा है कि कोविशील्ड टीके की प्रति डोज के लिए राज्यों को 400 रुपए और निजी अस्पतालों को 600 रुपए चुकाने होंगे, लेकिन केंद्र सरकार को वह पहले की तरह 150 रुपए में प्रति डोज देगा। दुनिया के दूसरे देशों की वैक्सीन से तुलना करते हुए उसने दावा किया है कि कोविशील्ड उन वैक्सीनों से सस्ती है, क्योंकि वे प्रति डोज 750 रुपए से 1500 रुपए के बीच में पड़ती हैं। वहीं आरटीआई एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने इसको दिन दहाड़े डाला जाने वाला डाका बताया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि सीरम इंस्टीट्यूट ने पीएम केयर्स को कोविशील्ड वैक्सीन की एक डोज 210 रुपए में दी, फिर केंद्र सरकार को 157 रुपए 50 पैसे में दी और अब राज्य सरकारों को दोगुनी से भी अधिक 400 रुपए में दे रहा है। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि आखिर राज्यों से एक डोज के 400 रुपए क्यों लिए जा रहे हैं, जबकि कुल स्टॉक की 50% वैक्सीन केंद्र सरकार को आधे से भी कम कीमत यानी 157 रुपए 50 पैसे में दी जा रही है। मोदी और उनके कारपोरेट क्रोनी राज्य सरकारों को इस महामारी में पैसा बनाने के लिए और कितना दंड देंगे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी ने कहा है कि पिछले 70 साल से लोगों को टीके मुफ्त लगते आ रहे हैं और इस टीके के लिए भी पैसे नहीं लिए जाने चाहिए। पीएम केयर्स में आए लाखों करोड़ रुपए का इस्तेमाल इसके लिए किया जाना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। तो सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री ने जैसे ही कहा कि राज्य अपने से टीका खरीद सकते हैं और अपने यहाँ वैक्सीनेशन का कार्यक्रम आगे बढ़ा सकते हैं, तो सीरम इंस्टीट्यूट ने कैसे उसी टीके का दाम 2 गुने से ज्यादा कर दिया। तो क्या ये केंद्र सरकार और इस तरह के जो टीके का उत्पादन करने वाली कंपनियां, उनमें कोई मिली भगत है? फिर अगर केंद्र सरकार को 157-58 रुपए में टीका मिल रहा है तो वो क्यों खुद खरीद कर केंद्र राज्यों को नहीं दे रही है? उनसे दोगुनी से ज्यादा कीमत वसूलने की छूट इन कंपनियों को क्यों दे रही है? ये बहुत सारे सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। केंद्र सरकार, मोदी सरकार एक एक करके अपने हाथ झाड़ रही है और राज्यों पर सारी जिम्मेदारी थोप रही है, जबकि वो जानते हैं कि राज्यों की अर्थव्यवस्था एक तरह से ढह चुकी है और इस तरह का बोझ डालना ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार का रवैया उद्योगपतियों के प्रति नरम है, ये हम सब जानते हैं। उनका सहयोग करते रहे हैं, उनकी मित्र मंडली के सदस्य हैं, ये सबको पता है। और एक क्रोनी कैपिटलिज्म की बात जो बार बार आती है, वो यहाँ पर फिर से साबित हो रही है कि आखिरकार पीएम केयर्स फंड से जो 210 रुपए में खरीदी गई थे टीके, वो विदेशों को निर्यात किए गए हैं। यानी जो दूसरे देश में टीके लग रहे हैं वो भी भारत से सस्ती दामों पर भेजे गए हैं। तो भारत के लोगों ने क्या बिगाड़ा है, भारत के गरीब गुरबों ने क्या बिगाड़ा है, उनसे ये टीके की कीमत इतनी ज्यादा क्यों वसूली जा रही है? ठीक है, आप ओपन मार्केट में ये वैक्सीन लाना चाहते हैं, लाइए। वहां से जिसको जिस कीमत पर जो भी वैक्सीन खरीदने होगी वो खरीद लेगा। लेकिन अगर राज्य सरकारें उसी वैक्सीन को, उसी टीके को खरीद रही हैं तो उन्हें
वही कीमत में क्यों नहीं मिलनी चाहिए जिस कीमत पर सरकार, केंद्र सरकार को वो बेचे गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है केंद्र सरकार की मंशा पर, मोदी सरकार की मंशा पर, कि आखिरकार वो राज्यों के प्रति ऐसा दुश्मनी का भाव, शत्रुता का भाव क्यों रख रही है, और जो कारपोरेट हैं, जो ये कंपनियां हैं, उनको खुली लूट की छूट क्यों दे रही है, उन पर अंकुश क्यों नहीं लगा रही है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कायदे से होना चाहिए कि केंद्र सरकार सारी वैक्सीन खुद खरीदती और जिस दाम पर तय हुआ उस दाम पर खरीदती, और राज्य सरकारों को उस कीमत पर उन्हें आगे बढ़ा देती ताकि उन पर अतिरिक्त बोझ न पड़ता। अब ये जो 2.5 गुने से भी ज्यादा की कीमत देनी पड़ेगी अगर राज्य सरकारों को, जो कि पहले से ही आर्थिक रूप से बहुत बदहाली में चल रहे हैं, तो समझ सकते हैं आप कि वो वहाँ पर हो सकता है कि टीके लगने में देरी हो, वैक्सीनेशन का प्रोग्राम डिले हो, और उससे कोरोना को रोकने का जो एक मुहिम अभियान चल रहा है, धर्म युद्ध चल रहा है, जिहाद चल रहा है उसके खिलाफ, उसको आगे बढ़ाने में दिक्कत हो, क्योंकि राज्यों के पास उतने रिसोर्सेज नहीं हैं, संसाधन नहीं है, और उन्हें इधर उधर से कटौती करके टीके खरीद कर टीकों का प्रबंध करना और फिर लगाना एक दूसरे तरह की चुनौती खड़ा कर देगा। और फिर अगर इस दाम पर बढ़े हुए दाम पर उसको भी लगाना पड़ा तो जो आम आदमी, जो गरीब तबका है, वो इन टीकों से वंचित रह सकता है, वो इन टीकों को अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो अगर कई राज्यों ने घोषणा कर दी है कि हम मुफ्त टीके देंगे, छत्तीसगढ़ ने घोषणा की है, उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है, और शायद ये मजबूरी होगी सभी राज्यों को कि वो मुफ्त टीके ही लगाएं। अगर 2-3 राज्य ऐसा कर रहे हो, बाकी नहीं करेंगे, तो वहां की सरकारों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। तो जाहिर है कि सभी राज्यों को मुफ्त टीके लगवाने पड़ेंगे और तब उनके ऊपर बहुत बोझ बढ़ जाएगा। तो क्या केंद्र सरकार की ये सोची समझी चाल है कि राज्य सरकारों को परेशान किया जाए, क्योंकि राज्य सरकारें केंद्र सरकार पर लगातार दबाव डाल रही थी कि वो एक तरफा ढंग से काम न करे, उनको भी साझीदार बनाए इस कोरोना से लड़ाई में। जबकि अभी तक केंद्र सरकार का रवैया ये था कि हम जो कह रहे हैं बस उसको फॉलो किया जाए। तो कई राज्यों ने इसका विरोध किया था। तो ये क्या दंडित करने का एक तरीका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? अगली खबर का रुख करते हैं। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन का संकट खड़ा हो गया है और उससे सैकड़ों लोगों की जानें भी जा रही हैं। लेकिन इस संकट के लिए जिम्मेदार है मोदी सरकार। उसने पहले के मुकाबले ऑक्सीजन का निर्यात 2 गुना कर दिया था। अप्रैल 2020 और जनवरी 2021 के बीच भारत ने 9,294 मीट्रिक टन से ज्यादा ऑक्सीजन विदेशों को भेजी है। वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से लिखा है कि भारत सरकार के एम्पावर्ड ग्रुप द्वारा मार्च 2020 में ऑक्सीजन की कमी को लेकर चेताने के बावजूद सरकार ऑक्सीजन विदेशों को भेजती रही, और अब 16 अप्रैल 2021 को मोदी सरकार कह रही है कि वो 50,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आयात करेगी। यानी आप पूरे साल भर निर्यात करते रहे, अब आयात करेंगे। उधर सरकार के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि महामारी के समय सरकार ने मेडिकल ऑक्सीजन नहीं भेजी है। इसको लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं। सरकार के सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की जगह मेडिकल ऑक्सीजन बताई जा रही है। तो ये एक विवाद का विषय हो सकता है कि कौन सी ऑक्सीजन निर्यात की गई है। अभी तक सरकार चुप थी। हो सकता है कि सरकार जो लोगों में धारणा बैठ रही है उसको एक झूठ प्रचारित करके तोड़ना चाहती हो, लेकिन सच्चाई है कि बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन को निर्यात किया गया है। दूसरा सवाल ये उठता है कि अगर ऑक्सीजन हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी तो उसको लाने ले जाने के जो टैंकर होते हैं या उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो भी व्यवस्था इंतजाम होती है उसको दुरुस्त करने के लिए सरकार ने क्या किया। अभी ये जो किल्लत हो रही है, जो समस्या खड़ी हो रही है, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि सप्लाई लाइन ठीक ढंग से नहीं बनाई गई है और केंद्र सरकार उसमें लगातार फेल होती रही है। उसको पहले तो उसने इसकी कल्पना ही नहीं की, इसका अनुमान ही नहीं लगाया कि इस तरह का संकट खड़ा हो सकता है अगर
कोरोना मरीजों की संख्या इस अनुपात में बढ़ेगी। तो अगर ऐसा किया होता तो उसने एक बैकअप प्लान भी तैयार करके रखा होता, एक तैयारी करके रखी होती कि अगर इस तरह का संकट खड़ा होता है तो हम कैसे देश भर के अंदर विभिन्न अस्पतालों को, सरकारी गैर सरकारी अस्पतालों को ऑक्सीजन की सप्लाई करेंगे। अब कल दिल्ली में ऐसी हालत हो गई थी कि अगर 12 घंटे भी ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तो पता नहीं कितने लोगों की जानें जा सकती थी। खैर मनाइए कि वहां पहुंच गई और वो मरीजों की जान बच गई। और ये कई जगह नहीं भी पहुंच रही, जैसा कि आपने शहडोल के बारे में सुना होगा, 16 मरीजों की जान वहां ऑक्सीजन के ना पहुंचने से चली गई। तो देश भर में ये स्थितियां हैं, कहीं से खबरें आ रही हैं, कहीं से नहीं आ रही हैं, क्योंकि राज्य सरकारें खबरों को दबा भी रही हैं। तो स्थितियां बहुत ही विकट हैं और उसके लिए केंद्र सरकार का कोई योजना न होना, अनुमान न लगाना, पहले से तैयारी न करना, एक सबसे बड़ी वजह बनकर सामने आ रही है। अगली खबर लेते हैं। भारत में कोरोना वायरस के कारण बन रही भयावह स्थिति को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। प्रियंका ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को लोगों को ये बताना चाहिए कि वो कैसे लोगों की जानें बचाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री चुनावी रैलियों के मंच से नीचे उतरे, जहां वो चुटकुले सुना रहे हैं और हंस रहे हैं। उन्हें लोगों के सामने आने की जरूरत है। वो लोगों के सामने बैठें, उनसे बातें करें और उन्हें बताएं कि वो उनकी जान कैसे बचाएंगे। कांग्रेस नेता ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि उनको अब अपने पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज को रोकना चाहिए और संकट के इस समय में लोगों और विपक्षी दलों से बातचीत करनी चाहिए। प्रियंका ने कहा कि भारत सरकार पाकिस्तान की ISI से बात करने को तैयार है, लेकिन विपक्षी पार्टियों से नहीं। प्रियंका ने उसके साथ ही कहा कि आज मुझे नहीं लगता कि कोई विपक्षी नेता है जो सकारात्मक सुझाव नहीं दे रहा है। सभी राजनीतिक दल कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, यानी केंद्र सरकार के साथ हैं। प्रियंका ने कहा कि मनमोहन सिंह जी 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री थे। सभी जानते हैं कि वो कितने प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। यदि वो सुझाव दे रहे हैं तो सुझावों को उसी गरिमा के साथ लिया जाना चाहिए, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया है। तो प्रियंका गांधी ने एक साथ कई मामलों में सरकार को घेरा है। पहली बात तो यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जो सुझाव दिए थे उन पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने जिस घटिया ढंग से जवाब दिया है उस पर उन्होंने हमला किया है। उन्होंने सवाल उठाया है कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री सजेशन दे रहा है तो उसके बरक्स पत्र लिखना चाहिए प्रधानमंत्री को, लेकिन लिखता है कोई एक अदना सा कैबिनेट मंत्री, और जिसे ये तमीज़ नहीं है कि किस तरह से संवाद किया जाना चाहिए इतने वरिष्ठ नेता के साथ। तो एक तो ये है। दूसरा, उन्होंने शायद कल के प्रधानमंत्री के संबोधन को ध्यान में रखते हुए कहा है कि उसमें क्योंकि कोई ठोस बात नहीं थी, लोगों को ये नहीं बता रहे थे कि वो क्या करने जा रहे हैं, उनकी सरकार क्या ठोस काम करेगी, और बातें बनाते रहे। एक लफाजी वाला उन्होंने अंदाज उसमें अपनाए रखा था। तो उस पर भी उन्होंने चोट की है कि आप बताइए कि देश के लोगों के लिए, उनकी जान बचाने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं। तीसरा, उन्होंने जो पब्लिक रिलेशंस एक्सरसाइज को रोकने की बात कही है वो इस संदर्भ में है कि भारत सरकार अपनी छवि को दुरुस्त बनाने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी अपनी छवि को दुरुस्त बनाने के लिए, चमकाने के लिए विदेशों को वैक्सीन निर्यात कर रहे थे, ऑक्सीजन निर्यात कर रहे थे, जबकि उसकी ज़रूरत देश में बहुत ज़्यादा थी। हमें देश के अंदर वैक्सीनेशन की एक बड़े अभियान की ज़रूरत थी, लेकिन बड़ी संख्या में जब आप निर्यात कर देते हैं तो वो अभियान छोटा हो जाता है, उत्पादन भी उतना नहीं हो रहा था उस समय। तो ये जनवरी से चल रहा था और ये भी चूंकि प्रधानमंत्री का ये शौक रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि को चमकाने का, उन्होंने इसको किया। इस पर भी उन्होंने अटैक किया है प्रियंका गांधी ने। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो कह रही हैं कि प्रधानमंत्री और उनकी सरकार तो ISI जैसी संस्थाओं से भी बातचीत कर लेती है, लेकिन विपक्षी दलों से बातचीत नहीं करती है, जो कि एक घनघोर अलोकतांत्रिक काम है। किसी भी लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल विपक्षी दलों के नेताओं से बातचीत करता है और खासतौर पर ऐसे बड़े संकट के समय उनकी राय का आदर करता है और एक मिली जुली
ढंग से पूरे देश को उस संकट से उबारने का प्रयास करता है। लेकिन ये सरकार अभी तक न किसी राजनीतिक दल से बात की है, उसने न सर्वदलीय बैठक बुलाई है, न ही उसका कोई इरादा दिखता है। तो ये साफ दिख रहा है कि सरकार एक मनमाने ढंग से, निरंकुश ढंग से चलना चाहती है। वो अपने को, ये एक अहंकार भी है कि हम सब जानते हैं और हम सब ठीक करेंगे। हालांकि जो तजुर्बा है 7 साल का वो बहुत खराब रहा है। आप चाहे नोटबंदी ले लें, जीएसटी ले लें, कोरोना संकट ले लें, या चाइना के साथ जो तनातनी हुई उसको ले लें, तमाम मामलों में ये सरकार फेल साबित हुई है और लगातार फेल साबित हो रही है। ये इसकी एक वजह ये है कि वन मैन शो बन गया है और एक निरंकुश ढंग से चलने वाली सरकार देश में है। अगली खबर लेते हैं। महाराष्ट्र के नासिक में टैंकर से ऑक्सीजन रिफिलिंग के दौरान अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई बाधित हो जाने की वजह से अस्पताल में भर्ती 22 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। लीक होने के दौरान करीब 30 मिनट तक ऑक्सीजन की आपूर्ति अस्पताल में बाधित रही। शुरुआती रिपोर्टों में भी कहा गया है कि इन मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है। मारे गए सभी मरीज वेंटिलेटर पर थे। ये हादसा नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल में हुआ। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि सरकार इस मामले को देखेगी और पूरी जांच कराएगी कि हादसा किन वजहों से हुआ और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। शुरुआत में एएनआई ने रिपोर्ट दी थी कि इस हादसे के दौरान 11 लोगों की मौत हुई है, लेकिन बाद में जिला कलेक्टर सूरज मंधारे ने बताया कि मौजूदा जानकारी के अनुसार जाकिर हुसैन नगर पालिका अस्पताल में ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित होने के कारण 22 लोगों की मौत हो गई है। तो ये एक बहुत ही दुर्भाग्यजनक ये हादसा हुआ है। ये हादसा क्यों हुआ है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। एक तरफ पूरे देश भर में ऑक्सीजन न होने की वजह से लोगों की जान जा रही है और यहाँ ऑक्सीजन होते हुए भी उसको ठीक ढंग से सप्लाई न करने की वजह से 22 लोगों की मौत हो गई है। अभी हमने बताया था आपको कि शहडोल में 16 लोग केवल इसलिए मारे गए थे क्योंकि वहां समय पर ऑक्सीजन नहीं पहुंची थी और यहाँ ऑक्सीजन थी, उसको सप्लाई लाइन से जोड़ा जा रहा था और उसी समय ये कोई दिक्कत आई थी। अब ये तकनीकी खराबी थी, उपकरण में कोई खराबी थी, या जो लोग इसको सप्लाई करने वाले थे उनकी तरफ से कोई लापरवाही, कोई चूक हुई है, ये अब जांच से पता चलेगा। लेकिन जो भी हुआ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है और ये इससे बचा जाना चाहिए। इस तरह की चीज़ों में अक्सर हमने देखा है कि संयंत्रों की ठीक ढंग से देखभाल नहीं होती है और एक छोटी सी जो चूक है वो इतनी सारी जानों के लिए भारी पड़ जाती है। तो महाराष्ट्र सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। इंतजार करते हैं कि उस जांच से क्या निकल कर आता है, लेकिन ये हादसे दोहराए न जाएं पूरे देश भर में, इसको सुनिश्चित करना चाहिए तमाम राज्य सरकारों को। आज की अंतिम खबर, विकास दुबे मुठभेड़ की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित आयोग ने यूपी पुलिस को क्लीन चिट दे दी है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि किसी ने एक सबूत भी पेश नहीं किया। गैंगस्टर विकास दुबे को कथित मुठभेड़ में पिछले साल जुलाई महीने में मार गिराया गया था। तब उसे मध्य प्रदेश के उज्जैन से यूपी लाया जा रहा था। पुलिस ने कहा था कि बीच रास्ते में गाड़ी फिसल कर पलट गई थी और उसमें विकास दुबे ने पुलिस से गन छीनकर भागने की कोशिश की थी। उसने पुलिस पर फायरिंग की थी और तब पुलिस ने भी गोलियां चलाई। एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि न्यायमूर्ति बीएस चौहान की अध्यक्षता वाले जांच आयोग ने कहा कि कोई भी पुलिस के खिलाफ सबूत नहीं देता है। सूत्र ने कहा, हमने सबूत इकट्ठा करने के लिए पूरी कोशिश की, जनता और मीडिया को अपना वर्जन देने के लिए कहा। मीडिया ने उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाफ कई कहानियां चलाई, लेकिन किसी ने कोई सबूत नहीं दिया। सूत्रों ने कहा कि विकास दुबे की पत्नी या परिवार के सदस्यों ने पैनल के पूरे प्रयासों के बावजूद पुलिस के खिलाफ कोई सबूत नहीं दिया। जांच आयोग का कहना है कि उसने सबूतों के लिए स्थानीय अखबारों में नोटिस जारी किए, लेकिन किसी ने भी बात नहीं की। तो ये जो कुछ भी निष्कर्ष निकाला है इस आयोग ने, ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर एक बहुत ही चुटीली टिप्पणी है। क्योंकि जब ये हादसा हुआ था, जब ये दुर्घटना या मुठभेड़ की गई थी जानबूझकर या अनजाने में, तभी बहुत सारे सवाल उठे थे और जो भी हालात थे उनसे साफ लग रहा था कि ये बड़ी सोची समझी मुठभेड़ था, तयशुदा मुठभेड़ था। विकास दुबे को उज्जैन से लाकर कानपुर के पास घेर कर मारा गया था। तो ये तमाम सवाल उठ रहे थे और मांग की जा रही थी कि इसकी एक न्यायिक जांच हो, अच्छी से जांच हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के
का जो इस समय चलन है उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश सरकार की मर्जी चली और एक जांच ने काम आयोग बना और उस जांच की आयोग से जो उम्मीद किसी को नहीं थी कि ये कोई ठीक ढंग से कार्रवाई कर पाएगा, कोई जांच कर पाएगा या अगर पुलिस वालों की गलती है तो उसको चिन्हित कर पाएगा, और वही हुआ है। उसने उत्तर प्रदेश पुलिस को क्लीन चिट दे दी है। और ये भी एक सच्चाई हो सकती है कि सचमुच में आयोग के पास कोई सबूत लेकर न गया हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में माहौल ही ऐसा है कि पुलिस के खिलाफ बोलना यानी अपनी जान को जोखिम में डालना। उन पुलिस वालों के खिलाफ सबूत लेकर कौन जाता? क्या मीडिया वाले जाते या उसके घर वाले ये जोखिम उठाते? दरअसल एक इंडिपेंडेंट जांच की जरूरत थी, जो कि सरकार से प्रभावित ना हो, जो पुलिस से प्रभावित ना हो, और जो न्याय व्यवस्था में दूसरे लोग प्रभावशाली बैठे हैं उनसे भी प्रभावित ना हो। लेकिन हुआ वैसा नहीं है और एक बहुत ही निराशाजनक ढंग से इस केस को बंद करने की कोशिश की जा रही है, क्लीन चिट देकर उत्तर प्रदेश की पुलिस को। देखिए, शायद फिर प्रश्न उठे, फिर कुछ ऊपरी अदालतों में लोग जाएंगे, सवाल करेंगे, तो फिर से जांच की मांग की जाएगी और फिर से ये अगर अध्याय खुलता है तो शायद विकास दुबे के घर वालों को न्याय मिल सके। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपने इन्हें पसंद किया होगा और आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होगा कल की खास खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।